हेलो एवरीवन। आज के न्यूज़ टुडे के संस्करण में आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। और आज हम लोग जो महत्वपूर्ण सुर्खियां देखेंगे वो है 19 जनवरी के लिए। और इसमें जो पहली जो न्यूज़ आर्टिकल होगी जो महत्वपूर्ण सुर्खियों में हमने लिया है, कुल मिलाकर ये इसमें 5 रखे गए हैं इसमें आर्टिकल। इसमें जो पहली है वो उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में जो आत्महत्या की खबरें हैं या आत्महत्या का जो मुद्दा है छात्रों के द्वारा किए जाने वाले, उसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश आए हैं उसके बारे में, और उस इस पूरे के पूरे पहलू से जुड़े हुए जो विभिन्न आयाम है उस पे ये आर्टिकल चर्चा करती है। पहला आर्टिकल। दूसरा क्या है? आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और देश को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक उत्पादन केंद्र बनाना। तो बेसिकली क्या है कि देश की रक्षा के क्षेत्र में, विनिर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के संदर्भ में जो नीतिगत पहलू है उस पे ये बात करती है ये न्यूज आर्टिकल, कि क्या क्या उपलब्धियां हमने इस दिशा में अर्जित किए हैं, कि क्या देश के अंदर निर्मित किए जा रहे हैं, कितना निर्यात किया जा रहा है, इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलू और इसका महत्व क्या है। उसके बाद उत्तर पूर्व क्षेत्र भारत की विकास गाथा के लिए महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है अभी ये। तो उत्तर पूर्व क्षेत्र अपने आप में भारत के महत्वपूर्ण हिस्से में से है और रणनीतिक रूप से इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सीमावर्ती क्षेत्रों और एक साथ जो है विभिन्न सीमाओं से लगता है, चीन और म्यांमार, इस तरह से एक बड़ी सीमा, और खास करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी के कारण जो अपनी पड़ोस नीति है भारत की, विदेश नीति के संदर्भ में, उसके केंद्र बिंदु में भी आ गया है। तो इसलिए विभिन्न प्रकार से वहां की विकास और विकास के रास्ते में आ रही चुनौतियों पे भारत सरकार का प्रयास है महत्वपूर्ण रूप से और केंद्र बिंदु में। तो यही स्टेटमेंट का ये है, क्रक्स है पूरी तरह से। तो इसके बारे में न्यूज आर्टिकल बात करती है, इससे जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं के बारे में। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने गाजा के लिए शांति बोर्ड के गठन की शुरुआत की। तो जाहिर सी बात है कि महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामला है ये, इजराइल और फिलिस्तीन के अंतर्गत जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बहुत दिनों से, और उसका एक महत्वपूर्ण और एक दुष्परिणाम के रूप में जो आया, एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी, जिसमें कि हमने देखा जो गाजा क्षेत्र में जो ब्लॉकेड हुए और जो वहां पे भूखमरी की स्थिति हुई, तो वो सब जो है वहां पे हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये काफी चर्चा का विषय था। तो इसी के संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा ये पहल की गई कि वहां पे शांति स्थापना और विभिन्न पहलुओं पे काम किया जाना। तो इसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है कि क्या इसके महत्व हैं, क्या निहितार्थ हैं इस प्रकार के पहल के। उसके बाद पर्यावरण में जैव विविधता से संबंधित क्या डॉल्फिन परियोजना के तहत नदिये और मोहाना डॉल्फिन, मतलब सागरों के तट के पास का दूसरा रेंज व्यापी अनुमान शुरू किया गया है। तो डॉल्फिन से संबंधित, डॉल्फिन जो कि हमारी क्या है, हमारी जलीय जीवों में से महत्वपूर्ण जीव माना जा रहा है, और खास करके नदीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, और नदीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण इंडिकेटर है इस जीव के का संरक्षण और उसके विकास के दृष्टिकोण से। तो चलिए, महत्वपूर्ण सुर्खियों के साथ साथ हम लोग यहाँ पे कुछ संक्षिप्त सुर्खियों में देखेंगे। शॉर्ट न्यूज को शामिल किया गया, जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग इंडिगो की जो उड़ानें रद्द हुई थी उसके बारे में डीजीसीए क्या कहता है, उसकी रिपोर्ट में क्या मुख्य पहलू निकलकर सामने आए हैं। यूरोपीय संघ का बाजुका या एंटी कोएर्सन इंस्ट्रूमेंट क्या है, ओपन सी समुद्री मत्स्यिकी परियोजना, क्रस्टेशियंस, सोशल कॉमर्स, होप आइलैंड और कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य। इस तरह से अंत में एक सुर्खियों में रहा एक स्थान चिली के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग अब अपने पहले न्यूज आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज आर्टिकल हमारा उच्चतर शिक्षण संस्थानों में जो महत्वपूर्ण मुद्दा निकलकर सामने आया है उसके संदर्भ में जो आत्महत्याएं देखी जा रही हैं, आत्महत्या की घटना छात्रों के द्वारा, उसको लेकर उच्चतम न्यायालय का जो अंतरिम दिशा निर्देश जारी किया गया है, ये साथ साथ 2-3 पहलुओं पर विचार करता है। एक तो क्या कि उच्चतर शिक्षा से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पहलू है और महत्वपूर्ण संस्थान है, तो महत्वपूर्ण पहलू मतलब जो उनमें चुनौतियां हैं वहां पे उच्चतर भारत में उच्चतर शिक्षा को लेकर,
और उसे रन करने को लेकर जो एजेंसीज काम कर रही हैं, जो नीतियां हैं सरकार की, उस से जुड़े हुए जो चुनौतियां हैं या कमियां हैं, उसके बारे में ये बात करता है। दूसरा, व्यक्तिगत तौर पे छात्र की मानसिक दशा या मनोदशा जो है पूरे के पूरे शिक्षण व्यवस्था प्रणाली में वो किस प्रकार से प्रभावित हो रही है दिन प्रतिदिन विभिन्न प्रकार से, उसके बारे में ये बात करेगा। तो दो तरह से, संस्थागत और व्यक्तिगत स्तर पे कैसे इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है, कि क्या जिम्मेदार तथ्य हैं जिससे के कारण जो है ना हायर एजुकेशन के फील्ड में जो बच्चे उच्चतर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो देश का एक महत्वपूर्ण मानव संसाधन है और हो सकते हैं भविष्य में, लेकिन उनके द्वारा इस प्रकार का कदम उठाया जा रहा है। तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसलिए जीएस पेपर 2 से संबंधित है हमारा ये जो टॉपिक है, और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं, और लोक नीति और शिक्षा के विकास से संबंधित। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मामला आया है, ये मामला है अमित कुमार बनाम भारत संघ के मामले में। और भारत संघ के मामले में 2025 में न्यायालय द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल, तो ये भी ध्यान में रखेंगे, जो राष्ट्रीय कार्यबल गठित किया गया था इस मामले की जांच के लिए, मूल्यांकन के लिए, उसी के सुझावों पे है, ये पे आधारित है ये। तो निर्देश क्या है? अमित कुमार बनाम भारत संघ का मामला, तो एक याद रख लेंगे, और साथ ही में 2025 में न्यायालय द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल के सुझावों पे आधारित है। ठीक है, दो चीजें होंगी। अब मुख्य टिप्पणियां क्या हैं? तो मुख्य टिप्पणी हम लोग देखेंगे, तो पहला तो ये है कि बढ़ते मामले सबसे बड़ी बात है, और दूसरा HEI मतलब हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है उनका भी विस्तार देश में हुआ है। तो दोनों स्थितियों में हमें क्या है, इसे प्राथमिकता पे रखना चाहिए कि पूरे की पूरी प्रणाली को, मतलब पूरा का पूरा जो सिस्टम है उच्चतर शिक्षा का, उस पे पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर क्रक्स यही है। और जो पूरा का पूरा जो आर्टिकल इसके बाद होगा, जो चुनौतियां बताई जाएंगी, जो कमियां बताई जाएंगी, वो दो पहलू पे ही बताई जाएगी कि कैसे संस्थागत आधार पे हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं या कमियां हैं, और क्या जो व्यक्तिगत स्तर पे कैसे प्रभावित कर रही है। तो यही दो बिंदु है। तो चलिए, सबसे पहले बढ़ता मामला। तो बढ़ता मामला, क्योंकि ये क्या एक अपराध की श्रेणी में अभी भी है, तो ये क्या है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इससे संबंधित सारे अपराध से संबंधित सारे आंकड़े इसी संस्था के द्वारा दी जाती है। तो इसके द्वारा जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, 15 से 29 आयु वर्ग में मृत्यु के प्रमुख कारणों में आत्महत्या शामिल है, सबसे पहली बात। तो ये एज ग्रुप मिल गया हमें हायर एजुकेशन प्राप्त करने वालों का। उसके बाद उसके अनुसार 2022 में छात्र आत्महत्या के लगभग 13,000 मामले दर्ज किए गए। तो ये सब मेंस आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस आंसर राइटिंग के लिए। उसमें कहीं पे ये इन आंकड़ों का प्रयोग किया जा सकता है, जिससे हम अपने बात को सब्सटेंशिएट करने में मदद मिलेगी। उसके बाद इसका विस्तार कैसे हुआ? विस्तार मतलब अधिक से अधिक लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। तो यही है कि व्यापक माने विस्तार और निजीकरण के कारण, ये भी एक अलग फैक्टर, निजीकरण मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इस फील्ड में आ गए हैं, मतलब हायर एजुकेशन में नए नए कॉलेजेस यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है, और उसमें नामांकन का जो स्तर है वो भी विश्व में जो है ना हम लोग टॉप में हैं, दूसरे स्थान पे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना हमारी क्या है, पोटेंशियल दिखाता है मानव विकास के दृष्टिकोण से। तो ये तो पॉजिटिव बात है, लेकिन अगर इसका लाभ उठाना है तो हमें जो कमियां हैं इन इंस्टीट्यूशन में, प्राइवेट लेवल पे और गवर्नमेंट लेवल पे, मतलब दोनों संस्थानों में, वो सबको ठीक करना होगा। तभी हम इतने बड़े ह्यूमन कैपिटल का, मानव पूंजी को मानव विकास की राह पर चला पाएंगे, और उससे डेमोग्राफिक डिविडेंड ले पाएंगे, जो हमने ये पॉपुलर जो है जो सुना है हम लोगों ने इस संदर्भ में। अब समस्या क्या है? जो ये नेशनल जो टास्क फोर्स थी उसी के अनुसार कि छात्र आत्महत्याओं के बढ़ने के प्रमुख कारण हैं क्या, तो प्रमुख कारण इसी कुछ तरीके से इसमें बताए जा रहे हैं, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली संस्थागत नीतिगत पहलू से जुड़ा हुआ। तो सबसे पहले क्या, पदों की कमी है। यही है कि जितने भी फैकल्टी हैं, हाँ, मतलब जो संकाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उस प्रशासनिक कर्मचारी और क्या नेतृत्व के पदों में कमी के संस्थागत शासन, शिकायत निवारण और जवाबदेही कमजोर होती है, इससे जाति आधारित। तो कुल मिलाकर क्या है कि जो पूरा जो इंस्टीट्यूशन रन करने के लिए जो वर्कफोर्स चाहिए वही कम है। अब चाहे वो शिक्षण
से संबंधित स्टाफ हो, मतलब टीचिंग स्टाफ हो चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ हो। आप देखो ये, तो जिससे क्या हो, जो कैंपस में जो व्यक्ति है, जो स्टूडेंट है, अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, अपना समय व्यतीत कर रहा है, उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं कम है और उसे मानसिक आधार पे और विभिन्न तरीके से उसे सहयोग जो मिलना चाहिए था वो उसे मुहैया नहीं करवाया जा सक रहा है, जिस कारण से उसके वो विभिन्न प्रकार के भेदभाव या कुंठा में के कारण जो है ना में फंस रहा है। जैसे कि जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि जाति आधारित भेदभाव और रैगिंग जैसी, जबकि क्या है कि हम लोग कैपेसिटी मतलब अपने यूनिवर्सिटी कैंपस का कैपेसिटी बिल्डिंग करके ये जो हमारे समाज में जो निगेटिव चीजें हैं उन्हें दूर किया जा सकता था, और ऐसे आदर्श जो कैंपसेस हैं वहां ये बताया जाता है कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार के जो नेगेटिव जो सामाजिक नियम कानून या रूढ़ियां हैं तो उस पर एक्शन लिया जाता है, और उसे रैगिंग के माध्यम से वो अगर कभी भी सामने आती है तो उस पर कड़े एक्शन के प्रावधान भी हैं और लिया भी जाता है। तो यहाँ पे काम करने की जरूरत है। तो कुल मुद्दा ही यही है कि उसे देख रेख करने वाले जो कार्यबल है, वर्कफोर्स है, वो कम है विभिन्न स्तरों पे। तो मुद्दा यही है, संस्थागत जिम्मेदारी का अभाव। तो सबसे बड़ी बात, संस्थागत किसी भी संस्था में कितनी भी वर्कफोर्स को बढ़ा दिया जाए, अगर ये चीज कमी है, ये बेसिकली एक प्रणालीगत कमी है कि जिम्मेदार कौन है इसके लिए, तो उसमें समस्या है। और क्या, उसके बाद वित्तीय तनाव। बेसिकली ये क्या है, दोनों चीजें क्या है, निजी तौर पे स्टूडेंट पे जो आत्महत्या को अपने जीवन का अंतिम जो है चुनाव मानता है कि इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, उसी पे डाल दिया, जबकि ये क्या है, एक तरह से प्रणालीगत असफलता है कि एक छात्र के द्वारा, एक होनहार छात्र के द्वारा इस प्रकार का कदम उठाया जा रहा है। और कुल मिलाकर उसका कारण क्या है, उस कुल मिलाकर कारण यही है कि उसे सपोर्ट नहीं मिल पाना और छात्रवृत्ति जारी करने में देरी, इस प्रकार की जो वित्तीय तनाव जिस कारण से जो यूनिवर्सिटी को किया जाना चाहिए था, मतलब उस संस्था के द्वारा विखंडित ढांचा और कमजोर प्रवर्तन। हमने नीतियां तो बनाई हैं, वही नीतिगत पहलू, लेकिन उसमें सिंक नहीं है। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी है, नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी भी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी है, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम भी है 2017 का। ये सब इंपॉर्टेंट हैं, कहीं और भी आप मेंशन कर सकते हो। और उसका राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो हमने सुना है 2020 का, राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, ये नया है, तो इसे नोट कर लेंगे इसे। इसे विभिन्न विनियमन है, लेकिन इनके मध्य जो है सिंक नहीं है, जिसको कि सख्ती से स्पष्टता से लागू किया जा सके सारे कैंपसेस में, जिसका कि लाभ उठा सके समय के साथ, मतलब जिस समय आवश्यकता हो उस समय। उसके बाद क्या है कि मुख्य निर्देश क्या है, अंत में हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है। तो सबसे पहले तो यही कि छात्र आत्महत्याओं का डेटा, कि विशेष रूप से क्या है, 15 से 29 वर्ग आयु वर्गों के लिए एसआरएस के आत्महत्या संबंधी आंकड़ों केंद्रीय रूप से बनाए रखा जाएगा। एक, आत्महत्या की रिपोर्टिंग, सभी जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है कुछ छात्र आत्महत्या को किसी भी घटना की रिपोर्ट करने के साथ साथ विनियामक निकायों को एक वार्षिक रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। मतलब इससे क्या है, कुल मिलाकर क्या उत्तरदायित्व तो फिक्स करने की बात हो रही है ना, कि आप बताओ एग्जैक्ट नंबर। तो जब बताना होगा तो ऑब्वियसली हमारा काम करना होगा उन्हें कि इस डाटा को कम करना है कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं उस रेटिंग को भी प्रभावित करेगा उस कैंपस का। उसका संकाय की कमी को दूर करना, और जो कमियां हैं जैसे रिक्त पड़े संकाय पद जिसमें कुलपति, रजिस्ट्रार, अन्य प्रमुख प्रशासनिक पद शामिल हैं, इन्हें 4 महीनों के भीतर भरा जाएगा। उसके बाद मौजूद विनियमों का अनुपालन। अब जो भी मुख्य रूप से जो कैंपस में का माहौल नकारात्मक करने के लिए जिम्मेदार हैं, उस प्रकार उसके संबंध में जो नियम बने हुए हैं, प्रावधान है, उसको लागू करने के लिए काम करने से रैगिंग विरोधी समितियां। उसके बाद क्या, भेदभाव रोधी अधिकारियों, आंतरिक शिकायत समितियां आदि के गठन को अनिवार्य रूप से लागू करना होगा। अन्य निर्देश, प्रत्येक आवासीय जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है में योग्य चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करनी होगी। छात्रवृत्ति के लंबित मामलों को 4 महीने के भीतर निपटाना होगा। तो कुल मिलाकर क्या है, कमियों पे काम करना है और व्यापक निर्देश दिए गए जिसमें कि संस्थागत नीतिगत दोनों सारे पहलू इसमें शामिल कर लिए गए। चलिए, यहाँ पे प्रश्न जो है ना, इसमें प्रश्न जो है बेसिकली क्या है, ये हर जगह आ सकता है कि ये संदर्भ के रूप में भी आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार के निर्देश दिए गए, सोशल इशू से भी संबंधित है, आत्महत्या का भी कहीं जिक्र होता है वहाँ भी कर सकते हैं।
उसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के रूप में पेपर 2 में भी ये चीजें कभी पूछी जा सकती हैं कि वर्तमान निर्देश में आप किस प्रकार से गवर्नेंस से जोड़कर देख सकते हैं। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रीलिम्स में स्टेटमेंट वाले प्रश्न जो निर्देश दिए गए हैं उसके संदर्भ में दिया जा सकता है, और जो डेटा जो दिया गया उच्चतर शिक्षा के संदर्भ में, उसके संदर्भ में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए, आर्टिकल नंबर 2 क्या है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना के संदर्भ में ये आर्टिकल है। क्या है? आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और देश को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक उत्पादन केंद्र बनाना, हब बनाना ये देश का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इससे 2 फायदे होंगे कुल मिलाकर डायरेक्टली। 2 फायदा क्या होगा कि अभी जो आयात पे हमारी पूरी की पूरी रक्षा तंत्र जो है, एक तरह से एक बड़ा हिस्सा उसका उपयोग जो है ना टिका हुआ है, उससे हम लोग क्या होंगे? आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ेंगे। और क्या है, इससे क्या होगा? इससे हमारी जो आयात बिल है वो कम हो जाएगा। दूसरा क्या, देश के अंदर जो है, देश के अंदर एक विनिर्माण के सपोर्ट में एक बड़ा इकोसिस्टम तैयार होगा, क्योंकि रक्षा जो खपत है वो अपने आप में एक बड़ा बजट है। देश के रक्षा बजट के हम लोग देख सकते हैं, तो उसका अगर मैक्सिमम हिस्सा यहाँ देश के अंदर विनिर्मित चीजों से प्राप्त किया जाएगा तो अपने आप देश में जो घरेलू विनिर्माण है उसको काफी बूस्ट मिलेगा और पूरा एक बड़ा इकोसिस्टम होगा। तो उसे हम लोग आर्थिक लाभ के रूप में देख सकते हैं, रोजगार के उन्नयन के रूप में देख सकते हैं, तो इस तरह से एक्सेट्रा एक्सेट्रा आदि देख के रूप में देख सकते। इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए सरकार के द्वारा विभिन्न नीतियों के तहत जो है इसमें जो है ना इसे जो है प्राथमिकता दी जा रही है। चलिए, हाल का संदर्भ अभी क्या हुआ? हाल का संदर्भ ये हुआ है कि सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, ये नाम कहीं प्रीलिम्स वगैरह में पूछा जा सकता है, में पूरी तरह से स्वचालित मीडियम कैलिबर गोला बारूद निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। ये चीज यहाँ पे घटना यही हुई है। और क्या है? आर्मेनिया, ये देश ध्यान में रखेंगे, आर्मेनिया के लिए निर्देशित पिनाका रॉकेट्स की पहली खेप को रवाना किया गया है। मतलब देश से एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में देख सकते हैं। और सोलर ग्रुप द्वारा क्या नागास्त्र ड्रोन का विकास और भार्गवास्त्र ड्रोन रोधी प्रणाली का सफल परीक्षण, निजी क्षेत्र की बढ़ती तकनीकी शक्ति। तो जैसा ने बताया कि सरकार तो प्रयास कर रही है, और सरकार क्या इकोसिस्टम की बात की। देश में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्या है कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो, और उसके लिए गवर्नमेंट प्लेयर के साथ साथ प्राइवेट प्लेयर का सामने आना आवश्यक है, जिससे क्या अधिक से अधिक पूंजी इसमें इस क्षेत्र में निवेश होगा, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन आएंगे, और एक इस सेक्टर को आगे ले जाने में मदद मिलेगी। तो ये हमारा लक्ष्य। तो इस दृष्टि से भी ये जो घटना है वो काफी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग एक आंकड़ों में देख सकते हैं, ये आंकड़े इन आंकड़ों पे डायरेक्ट जो है पूछा जा सकता है। अब आंकड़ों में अगर मैं बोलूं कि रक्षा क्षेत्र में जो है ना, रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में काफी उपलब्धियां अर्जित की गई है भारत के द्वारा पिछले कुछ वर्षों या दशक में। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या? उत्पादन में वृद्धि हुई, एक। दूसरा क्या? डाइवर्सिफिकेशन किया हमने। उसके बाद क्या किया? निर्यात में वृद्धि हुई, और लगातार वृद्धि जारी है। तो इस प्रकार से कुछ चीजें हम लोग समझ सकते हैं। तो यही बिंदु यहाँ पे है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन सबसे पहले बढ़ गया। कितना हो गया कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन जो यहाँ पे 2014 में कितना था? 46,425 करोड़, वो अब कितना हो गया? 1.51 लाख करोड़। सिंपल। तो ये काफी मतलब 2 गुने के आसपास हो गया लगभग ना, उससे अधिक। निजी क्षेत्र की भूमिका कितनी? जो पहले 33,000, इस उत्पादन 33,000 करोड़ से अधिक का योगदान निजी क्षेत्र का अभी वर्तमान में है, वो भी बढ़ा है। और सरकार का लक्ष्य क्या है कि विनिर्माण में निजी क्षेत्र की भूमिका को 50% तक ले जाना है। 50% तक। अभी तो कम है ना, ये 1.51 लाख में 33,000 करोड़ ही है, तो कम है ये। लेकिन इसे 50% तक ले जाना है। क्लियर? निर्यात कितना है? भारत अब संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस सहित जैसे बड़े देशों के साथ साथ अन्य राष्ट्रों को भी जो है बड़े पैमाने पर निर्यात कर रहा है, 100 से अधिक देशों में। अब रक्षा निर्यात 2014 में 1000 करोड़ था मात्र, और अभी कितना हो गया है? 24,000 करोड़। ये तो सब डेटा जो है इंपॉर्टेंट है, ये सब मेंस के लिए भी, प्रीलिम्स के लिए भी। चलिए,
महत्व क्या है? तो महत्व हम लोग पहले समझ चुके हैं कि आत्मनिर्भरता सबसे पहले ही आएगी और सामरिक स्वायत्तता, मतलब विशेष करके जो युद्ध के काल में रणनीतिक रूप से हम क्या आत्मनिर्भर होंगे, तो हमें रणनीतिक लाभ की स्थिति में होंगे। और युद्ध की स्थिति में, तनाव की स्थिति में किसी के लगातार इसकी आपूर्ति भी बनी रहेगी। कोई हमारा उस कमजोरी का लाभ नहीं उठा सकता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भू राजनीतिक दृष्टिकोण से, ठीक है, जो कि अभी वर्तमान में चीजें इस तरह से चल रही, क्योंकि हमारी निर्भरता है अन्य राष्ट्रों पे। इसलिए स्वदेशीकरण से विदेशों पर निर्भरता कम होगी और आपूर्ति श्रृंखला की जो सुविधता है, वल्नरेबिलिटी, खास करके युद्ध के टाइम में जो है, जब मांग अधिक बढ़ जाती है। और दूसरा क्या, जो हमारा जो मित्र राष्ट्र है जहां से हम प्राप्त करते हैं, उसके साथ टैक्टिकल संबंध बनाकर इसे रुकवाया जा सकता है या इसमें अड़चन पैदा की जा सकती है, जिससे कि हम लोग भू राजनीतिक जो है चुनौतियों के रूप में देख सकते हैं। तो इस प्रकार की मामलों, इस प्रकार की जो समस्या है उससे हम लोग दूर हो जाएंगे और वो उससे पे हम लोग जीत हासिल कर लेंगे। तो यही है। उसके साथ साथ क्या है, उसके साथ साथ भी अगर रक्षा जो इक्विपमेंट है या जो जो साजो सामान है उसमें मेंटेनेंस का कॉस्ट, रिपेयरिंग का, ओवरऑल नवीनीकरण, ये सब से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, जो कि समय के साथ जो है, जो सप्लायर है उसके साथ जो है संबंध बना रहना आवश्यक है। तो इस सब से हमें मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद आर्थिक गुणक प्रभाव क्या है, वही आर्थिक गुणक प्रभाव क्या है कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लायर इफेक्ट, कि स्वदेशी ग्रहण करेंगे तो घरेलू रक्षा उद्योग को मजबूती मिलेगी, रोजगार सृजन होगा, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, वही आयात कम हो जाएगा। तो उदाहरण के लिए रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में 16,000 एमएसएमईज का एकीकरण, तो बोले इतने एमएसएमई का क्या होगा, उसे लाभ होगा। वो राजनयिक प्रभाव क्या होगा, राजनयिक प्रभाव स्वदेशीकरण और निर्यात प्रोत्साहन भारत को वैश्विक रक्षा मूल्य श्रृंखला, जो अभी हम लोग कर रहे हैं, ऐसे नए राष्ट्रों को हम अपने से संबंध बना सकते हैं, जिन्हें आवश्यकता है उन्हें आपूर्ति करके। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो विभिन्न पहलुओं पे हम लोग इससे लाभ उठा सकते हैं। प्रमुख पहल क्या है, हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो वही स्वदेशीकरण की दिशा में सबसे पहला सकारात्मक स्वदेशी सूचियां, 1 लाख करोड़ के अनुसंधान, विकास और नवाचार। अब कुछ योजना जो है उसका उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक गलियारे, और क्या IDEX रक्षा उत्कृष्टता में नवाचार सृजन। तो हम लोग क्या करेंगे, जो कॉरिडोर था उत्तर प्रदेश तमिलनाडु में, एक IDEX रक्षा उत्कृष्टता में नवाचार और सृजन, ये काफी महत्वपूर्ण है दोनों, ये तीनों जो है। उसका रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, ये तो पॉलिसी, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस ही है, किसी भी प्रकार का अधिग्रहण के लिए 2020 में ही आया था। क्या है, बाय इंडियन, मतलब ये पूरा का पूरा इसका महत्वपूर्ण पार्ट ही यही है कि स्वदेश में बनाए हुए, डिजाइन किए हुए, मैन्युफैक्चर्ड किए हुए चीजों को ही प्राथमिकता दिया जाना है। तो यही एक श्रेणी को प्राथमिकता दी जाएगी, यही लिखा हुआ। IDDM का मतलब यही होता है, स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित। रक्षा खरीद नियमावली, ये 2025 है। व्यवसाय करने में सुगमता, नवाचार को स्वदेशीकरण के लिए समर्थन, उद्योग अनुकूल प्रावधान, डिजिटल एकीकरण और पारदर्शिता पर जोर आदि, मतलब पूरा का पूरे इकोसिस्टम को मजबूत बनाने की कवायद है, यही है। आर्टिकल नंबर 3 उत्तर पूर्व क्षेत्र से संबंधित है। क्या है, उत्तर पूर्व क्षेत्र भारत की विकास गाथा के लिए महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री के द्वारा है। तो जैसे ही हम लोग ये बात करते हैं कि उत्तर पूर्व क्षेत्र, तो महत्वपूर्ण रूप से, रणनीतिक रूप से जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पे, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा विभिन्न पड़ोसियों से लगती है। और क्या, जो पूर्व की ओर देखो नीति और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जैसी जो विदेश नीति के महत्वपूर्ण सैद्धांतिक पक्ष हैं आज के डेट में भी हमारे, उसके क्या केंद्र में है, क्या, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, और इनका विकास और कनेक्टिविटी परियोजनाओं पे यहाँ पे विकास करके ही हम इस प्रकार की नीतियों में जो लक्ष्य रखा गया है उसे हासिल कर सकते हैं। तो इसीलिए काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सब के बावजूद इसमें बहुत सारी यहाँ पे इस रीजन में भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चुनौतियां हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियां हैं।
जिस कारण से जो है ना हम इसे अचीव करने में हमें महत्वपूर्ण रूप से जो है ना चैलेंजेस आते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि ये जो प्रधानमंत्री के द्वारा बताया गया, तो उसके बारे में समझते हैं हम लोग कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र का महत्व क्या है। तो हम लोग सबसे पहली बात किया प्राकृतिक, इसे पॉइंट में वाइज हम लोग देख लेते हैं। अगर महत्व की बात की जाए तो हम वही सामाजिक, आर्थिक, सामरिक दृष्टिकोण से हम इसे बांट देते हैं। सबसे पहला प्राकृतिक और भू सामरिक सीमा। तो प्रकृति को भू सामरिक सीमा, वही प्राकृतिक कि क्षेत्र के हिमालय और या अरुणाचल हिमालय, मतलब पूर्वी हिमालय का महत्वपूर्ण छोर है यहाँ पे। एक दक्षिण पूर्वी पहाड़ियां से पटकाई बुम, नागा हिल्स, ये सब जो है ना यहाँ पे सीमावर्ती क्षेत्रों में है। एक उसके बाद प्राकृतिक सीमाओं से घिरा हुआ, उसके बाद चीन, म्यांमार, जो मैंने बहुत बताया महत्वपूर्ण जो राष्ट्र हैं, नेपाल और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का साझा करता है। सिलीगुड़ी जो यहाँ पे है, जो चिकन नेक, मतलब भारत की मुख्य भूमि से एक पतली सी एक कॉरिडोर है जिससे वो जुड़ती है शेष भारत से। तो इसलिए क्या, और वहाँ जो है कनेक्टिविटी के दृष्टिकोण से यही एक है। इसीलिए हम लोगों ने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत जो है, जो समुद्र के रास्ते से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मेनलैंड से, मेनलैंड की बात की जाएगी तो कलादान जो मल्टी मॉडल जो प्रोजेक्ट है उस पर काम कर रहा है। बहुत तेजी से भारत के द्वारा काम किया जा रहा है। जो सितवे पोर्ट के से होते हुए उसमें सड़कें भी बनाई जाएंगी, नदी मार्ग भी होगा और उसके बाद कोलकाता पोर्ट से जोड़ा जाएगा। तो ये चीज़ें जो है ना हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे चुनौतियाँ थी। प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार है, विभिन्न प्रकार के, मतलब सबसे पहले कि अब जो वन क्षेत्र है, ये वन संसाधन, अकूत वन संसाधन है। उसके बाद जल संसाधन जिसमें कि हाइडल पावर की अपार संभावनाएं हैं। उसका तेल व प्राकृतिक गैस है और उसके साथ जो अन्य संसाधन है। उसका राजनयिक क्षमता क्या, वही एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, मतलब आसियान से अगर हमें कनेक्ट करना है तो ये क्या है, लगातार जो है ये क्या भौगोलिक निकटता तो है ही, और खास करके यहाँ से हम लोग यहाँ पे जो है हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि भौगोलिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से भी, और ये चीजें जो है ना कनेक्शन बन सकता है। इस तरह के दृष्टिकोण से हम लोग इसे देख सकते हैं। प्रमुख पहल क्या है इस क्षेत्र में, शांति और सुरक्षा के लिए। शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती ही यही है कि इस क्षेत्र में विभिन्न जो जनजातीय समूह हैं, विभिन्न प्रकार के जनजातीय समूह यहाँ पे निवास करते हैं। क्योंकि ये पुराने क्षेत्रों में से है और जनजातीय समूह यहाँ पे निवास करते हैं। तो एक छोटे छोटे राज्य में भी विभिन्न एक से अधिक जनजातियाँ निवास करती हैं और उनके बीच में जो है ना विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों को लेकर या भाषाई स्तर पर लेकर, संसाधनों के बंटवारों को लेकर के मुद्दे को लेकर जो है ना टकराव और कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है, जिस कारण से क्या है बहुत सारे समूहों के द्वारा जो है आर्म्ड जो है सशस्त्र जो है ना आंदोलन भी शुरू किया गया है, जिससे कि जो इंसर्जेंसी का भी हमने विकास यहाँ पे देखा है, जो कि काफ़ी बड़ी चुनौती है। जिस कारण से क्या सबसे पहले अगर पहल करना है तो इसीलिए सरकार के द्वारा इस प्रकार के जो इंसर्जेंट ग्रुप हैं, जो कि समूह आधारित हैं, जातिगत समूह आधारित हैं, उनसे बातचीत करना और उन्हें जो है बातचीत के लिए राजी करना और उसे प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत लाना। तो इसमें जो है महत्वपूर्ण पहल हम लोग देखेंगे, जैसे असम में बोडो शांति समझौता 2020 में किया गया था, उसी तरह से कार्बी आंगलोंग शांति समझौता 2021 में, असम मेघालय सीमा समझौता जो मुद्दा था कॉन्फ्लिक्ट का असम और मेघालय के बीच में 2022 में। ये बोडो, आप देखोगे बोडो लैंड जो है ना असम का जो है ना उत्तरी जिले जो है ना कोकराझार वगैरह जो है ना ये देखेंगे। कार्बी आंगलोंग जो है थोड़ा सा जो है ना जो पश्चिमी पूर्वी जो है इलाका जो है वो कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ भी इस प्रकार की चीज़ें हैं। और सब जगह जो ऑटोनोमस काउंसिल टाइप जो संस्थाओं को बनाकर उन जो जनजातीय समाज है जो अपने हक के लिए, अपने आज़ादी, अपने हक के लिए वो संघर्षरत थी, उन्हें जो है ना रिप्रेजेंटेशन देने की बात कही गई है, एडजस्ट करने की बात की गई प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में, जिससे शांति बहाली हुई है। तो यही है सरकार का एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा सकता है। उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा क्या हमने बताया कि भौगोलिक टेरेन जो है ना, जो भौगोलिक परिदृश्य है काफ़ी उबड़ खाबड़ है और काफ़ी जो है ना विविधतापूर्ण है, कहीं पहाड़ है, पर्वत है, इस तरह की चीज़ें
घाटियां हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं, तो इसमें क्या अवसंरचना और आर्थिक विकास महत्वपूर्ण चुनौती है। तो इसके लिए क्या है, डेडिकेटेड प्रोग्राम की आवश्यकता है जिसमें सरकार के द्वारा उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम उन्नति, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, हम लोग ध्यान में रखेंगे। उन्नति 2024 डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है किससे संबंधित है। उसके बाद उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल पीएम डिवाइन, ये भी इंपॉर्टेंट है। कृषि और खेती, तो चूंकि क्या है कि कृषिगत मतलब प्राकृतिक परिदृश्य, प्राकृतिक सौंदर्य काफी है, प्राकृतिक संसाधन काफी है, जिसमें कि वन संसाधन मैंने बताया, और हर जगह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की आवश्यकता नहीं होती है विकास के लिए, किसी भी रीजन के विकास के लिए, और खास करके उत्तर पूर्व जैसे रीजन के लिए। तो वहाँ पे क्या है, काफ़ी जो संभावनाएं हैं वहाँ की खेती में से ऑर्गेनिक मूल्य श्रृंखला का विकास किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो पूर्वी हिमालय का रीजन है वहाँ पे बहुत सारे जो वन क्षेत्र हैं उसमें परंपरागत रूप से, प्राकृतिक रूप से बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, जैव विविधता इस प्रकार से है जिसका लाभ उठाया जा सकता है ऑर्गेनिक खेती के विकास में। सामाजिक सांस्कृतिक विकास क्या है, नीति आयोग द्वारा उत्तर पूर्व जिला एसडीजी सूचकांक असम के लिए मोइदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करना आदि। तो ये सब चीजें जो सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं को भी रक्षा करता है वहां पे। चुनौतियां हम लोग देख लेते हैं एक बार, जो है समराइज कर लेते हैं। हमने हालांकि अधिकतर हमने डिस्कस कर लिया है। सबसे पहला कि निर्णय आंदोलन, वही कि विभिन्न जो देशज जातियां हैं उनके द्वारा सशस्त्र संघर्ष को अब चालू रखना, और सशस्त्र संघर्ष का कारण क्या है, वही संसाधनों को बंटवारों को लेकर जो सामाजिक राजनीतिक मुद्दा है, भाषाई स्तर पे विभिन्न प्रकार के मुद्दों को लेकर, उसका निर्जातीय संघर्ष, वही निर्जातीय आधार पर जो अलगाव की स्थिति है, और उस कारण से उसमें विभिन्न प्रकार से समय समय पर टकराव होता है। जैसे कि सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, मणिपुर का कुकी और मैतेई कम्युनिटी जो है। बुनियादी सेवाओं का अभाव, तो ये सबसे बड़ा मैटर है, जिसके कारण क्या है, कनेक्टिविटी कम है, और क्या जो जुड़ाव नहीं है गवर्नेंस से डायरेक्टली, जिस कारण से ये इंसर्जेंसी भी, ये भी कारण रहा। इंसर्जेंसी मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, शिक्षा नहीं है, उसके साथ साथ क्या है, सड़कें नहीं है, मतलब विभिन्न प्रकार के जो आधारभूत अवसंरचना विकास नहीं हुआ, और उसके साथ साथ समय समय पे ये जो हिंसा लगातार चल रही है, जिस कारण से मानवाधिकार उल्लंघन की भी घटनाएं सामने देखी जाती रही। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में, और वहाँ का जो पूरा का पूरा जो समुदाय स्तर पे जो है ना, उसे कनेक्ट कर पाने में। तो ये नॉर्थ ईस्ट की महत्ता को दर्शाता है। चलिए, आर्टिकल नंबर 4 क्या है कि ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की एक पहल है। पहल किसके संदर्भ में है, इजराइल फिलिस्तीन का वॉर चला, उसमें गाजा की समस्या हमने देखी, वहाँ के लोगों की समस्या देखी, भूखमरी के कारण जो है ना उनके मरने की खबर आई, और काफ़ी छोटे छोटे बच्चों की स्थिति आई। मतलब इस पूरे का पूरा संघर्ष का अगर दुष्परिणाम के रूप में देखेंगे तो ये गाजा में होने वाली जो मौत रही, जो कि इजराइल की कार्रवाई, जाहिर सी बात है। तो अब क्या है कि देश जो महत्वपूर्ण स्तरों पे, जो महत्वपूर्ण मंचों पे, विश्व स्तर पे ये चर्चा की गई कि यहाँ पे मानवाधिकार आधार पे रीस्टोर किया जाना चाहिए सिचुएशन को, कि ऐसा कुछ किया जाना चाहिए। ये बात चल रही है बहुत समय पहले से, यूएन के द्वारा भी ये पहल की गई, और जिस कारण से वहाँ पे खाना पानी आदि जो है महत्वपूर्ण चीज़ों की सप्लाई की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। तो इसमें जो है अमेरिका के द्वारा भी आगे आते हुए अमेरिका के द्वारा बोला गया कि हम अपनी एक 20 सूत्री कार्यक्रम लेकर, मतलब एक जो है महत्वपूर्ण डेडिकेटेड कार्यक्रम ही लेकर आ रहे हैं, जिससे कि यहाँ पे शांति स्थापना किया जाएगा। वो पहले आया। अब उसका अगला पड़ाव क्या, शांति बोर्ड, कि कैसे शांति स्थापना की जाएगी। तो वही उसी का अगला जो है पड़ाव। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसके क्या निहितार्थ हैं, क्योंकि ये फिर से मैं रिपीट कर दूं, ये यूएन के द्वारा ये पहल नहीं है, ये किसी एक राष्ट्र, मतलब अमेरिका के द्वारा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा की गई एक पहल है, जो कि गाजा में शांति स्थापना के लिए एक शांति बोर्ड का निर्माण कर रही है। और उसके कुछ महत्वपूर्ण शर्त हैं कि इस प्रक्रिया में शामिल होने के, विभिन्न राष्ट्रों के, अलग राष्ट्रों को। तो इसके क्या क्या निहितार्थ हैं, भारत के लिए क्या है इसमें, इन्हीं सब पहलू पे हम लोग बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले शांति बोर्ड के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा और विस्तार से, कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने गाजा के लिए किया शांति बोर्ड, मतलब शांति स्थापना के लिए जो वहां पे चल रहा है कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन। और इसमें क्या होगा, 20 सूत्रीय जो पहले से चल रहा था अमेरिका का, 20 सूत्रीय जो गाजा शांति योजना था, गाजा संघर्ष को समाप्त करने की व्यापक योजना, जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था उनका, उसका ही एक मुख्य हिस्सा है बेसिकली। ठीक है। और ऐसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प, जो
पारित किया गया था 2803। ये नंबर है, ये रिजोल्यूशन कोई भी पारित किया उसका एक नंबर होता है, ये याद रखना महत्वपूर्ण नहीं है। तो वही है, उसके द्वारा समर्थन दिया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र की भूमिका इसमें बस इतनी ही है, लेकिन मेन नेतृत्वकर्ता कौन है? यूएसए। यहाँ ये सब ध्यान में रखेंगे। इसके साथ ही गाजा के प्रशासन के लिए राष्ट्रीय समिति और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल के गठन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। दो महत्वपूर्ण संस्था है, राष्ट्रीय समिति मतलब राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब वहां के जो लोग हैं या जो सिविल सोसाइटी या जो विभिन्न प्रकार से जो वहाँ का जो सोसाइटी को शामिल किया जाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल भी मतलब अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी से कैसे इसमें बदल दिया जाए। तो ये दो स्तरों पे काम करेगी ये शांति बोर्ड। अब देखते हैं प्रकृति क्या है। सबसे पहले प्रकृति, इसकी नेचर, किस प्रकार का संगठन होगा। मतलब ये क्या होगा, एक प्रस्तावित है अभी, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, संक्रमणकाली शासी प्रशासन है। मतलब संक्रमणकाली मतलब क्या, कुछ दिनों के लिए, मतलब अभी समस्या है तो अभी ये संगठन काम करेगी, समस्या जब खत्म हो गई तो फिर ये संगठन को डिसमेंटल कर दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया। जहां भी अशांति होती है, गड़बड़ी की सिचुएशन होती है और वहां पर अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयास अगर किए जाते हैं तो वहां पे इसी प्रकार से काम सामान्यतः किया जाता है। प्रस्तावित अधिदेश, मैंडेट क्या है इनका, तो वही एनसीएजी जो राष्ट्र स्तर पे काम करेगा उसके अंदर, और ये आईएसएफ जो अंतर्राष्ट्रीय वाला है। इनकी जो कार्यप्रणाली की निगरानी करना, एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों को जुटाना तक गाजा के संघर्ष से शांति और विकास की ओर बढ़ने के दौरान जवाबदेही सुनिश्चित करना। मतलब जवाबदेही तो बनाना होगा ना, कि आप ही को ये जवाब यहाँ पे शांति स्थापित करनी। तो यही है कि एनसीएजी और आईसीएफ की कार्यप्रणाली की निगरानी एक, और इसके लिए काम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों को जुटाना, और क्या, गाजा के संघर्ष से शांति। तो ये ध्यान में रखेंगे। सदस्यता संरचना क्या है, ये जो है महत्वपूर्ण पहलू है, पहले ध्यान में रखेंगे ये कि सदस्यता कौन कौन इसका सदस्य होगा। क्योंकि अभी तक मन में तो आ ही रहा होगा, जो मैंने बार बार रिपीट किया कि अमेरिका के द्वारा नेतृत्व वाला ये शांति पहल है। तो इसमें सदस्य और क्या होंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ये आईएसएफ जो आया ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कम्युनिटी से लिया जाएगा। तो सबसे पहला अध्यक्ष तो वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होंगे। चलिए, उसके बाद कार्यकारी बोर्ड होगा, एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो कि फैसले लेगी काम करने के लिए। इसमें क्या है, वैश्विक नेता और प्रमुख वैश्विक हस्तियां होंगी। हाँ, प्रमुख वैश्विक नेता और वैश्विक हस्तियां। ठीक, राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम नहीं दिया गया है यहाँ पे, ये भी ध्यान में रखेंगे। जैसे कि विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा होंगे। दूसरा, संभावित वैश्विक सदस्यता, अब संभावित है ये, भारत, अर्जेंटीना, कनाडा, मिस्र, तुर्की आदि को निमंत्रण भेजे गए हैं अभी। नियम क्या है, देश बिना किसी योगदान। अब सबसे जो महत्वपूर्ण है ये, जिसपे जो विवाद की संभावना हो सकती है या उस पे चर्चा हो सकती है, चर्चा हो रही है कि देश बिना किसी योगदान के 3 वर्ष के लिए, मतलब आप कोई बिना कोई पैसे दिए हुए फंडिंग के लिए, क्योंकि फंडिंग की आवश्यकता होगी ना, पूरा रिस्टोर करने के लिए, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से अवसंरचना खत्म हो गई है वहाँ पे, लोगों को के पास खाना पानी बिजली कुछ भी नहीं है, तो सबको रिस्टोर करने के लिए, जीवन पटरी पे आ जाए तो उसके लिए पैसा लगेगा। तो जो सदस्य होंगे उन्हीं की भूमिका होगी ऑब्वियसली, ये जो संस्था बनेगी उनको फंड जुटाना है, या तो खुद से दें या आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये आप जुटाएं उस फंड को। तो इसके लिए क्या है कि अगर आपको सदस्य बनना है कि 3 वर्ष तक आप रह सकते हो बिना किसी कंट्रीब्यूशन के, लेकिन 3 वर्ष से अधिक अगर आपको रहना है तो आपको $1 बिलियन का योगदान के साथ आप अस्थायी सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। अस्थायी सदस्यता तो $1 बिलियन, तो मतलब क्या है, शुल्क है यहाँ पे, सशर्त है ये। तो नहीं तो 3 वर्ष के लिए आप इसमें इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं। अब शांति बोर्ड के बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। अब शायद उसमें उस पेज में कुछ चीजें छूट गई थी, रिपीट हो गया, तो यहां से यहां तक हमने कर लिया है अंत में कि शांति बोर्ड को गाजा और मध्य पूर्व, ये ध्यान में रखेंगे, में इसकी भूमिका से परे वैश्विक संघर्षों को समाप्त करने के एक नए दृष्टिकोण के रूप में देखा जा रहा है, और इसे सार्वभौमिक बहुपक्षवाद की बजाय मिनीलेटरल और नेता केंद्रित संस्थाओं की ओर एक बदलाव के रूप में देखा जा सकता है। इसका मतलब यही हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी इस प्रकार की शांति प्रक्रिया होती थी तो हम लोग बहुपक्षीय मंचों की बात करते थे, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते थे, जिसमें विश्व के प्रमुख राष्ट्र और प्रमुख क्षेत्रों से, मतलब प्रमुख रीजन से
प्रमुख जो आर्थिक स्थिति वाले मतलब छोटे, गरीब, विकासशील, विकसित सभी राष्ट्र उसमें हैं, वैसे बहुपक्षीय मंचों से जो है ना इस प्रकार की पहल की जाती थी। लेकिन उसके बदले ये क्या है, उसके बदले ये मिनीलैटरल है, मतलब कुछ समूह, कुछ राष्ट्र, और उसमें भी सशर्त है कि इतना पैसा देने के बावजूद ही आप जो है इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हो परमानेंटली। तो मतलब ये जो पूरा का पूरा जो नीतिगत पहल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किया जा रहा है, वो क्या है, वो जो बहुपक्षवाद था उसके विपरीत है। यह कुछ लोगों मिलकर जो है ना किसी भी क्षेत्र के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया को जो है जो बढ़ावा दे सकता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए सही नहीं है। तो यही इसकी संभावना जताई जा रही है। अब इसके पक्ष, जाहिर सी बात है, इस पे पक्ष और विपक्ष होगा। तो शांति बोर्ड संयुक्त राष्ट्र के विकल्प हो सकता है, तो यही मूल प्रश्न तो यही है। तो पक्ष में क्या तर्क है? तो पक्ष में जाहिर सी बात है, जो पैसा, फंडिंग बहुत बड़ा मुद्दा है। और उसके बाद क्या कि इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने की जो नीतिगत जो पहलू है, दक्षता जो है, परिणाम क्या होंगे, तो इसमें सब में जो है दक्षता और परिणाम के दृष्टिकोण से पक्ष में क्यों दिया गया है कि अपनी संरचना का यह बोर्ड संयुक्त राष्ट्र के सर्वसम्मति मॉडल की तुलना में अधिक परिणाम उन्मुख। संयुक्त राष्ट्र में किसी भी डिसीजन को लेने में बहुत समय लग जाता है। क्यों? क्योंकि सदस्य अधिक हैं और सर्वसम्मति से उसमें फैसला लिया जाता है, तो जिसमें फैसला जो है ना लेने में काफी टाइम लग जाता है और परिणाम आने में देर। जबकि ये जो संस्था है परिणाम उन्मुख होगी, मतलब इसे रिजल्ट देना है, तो ये समयबद्ध तरीके से होगा, जल्दी होगी चीजें। विविध हितधारक दृष्टिकोण, और यही है कि इसमें क्या डिफरेंट स्टेक होल्डर को शामिल किया जाएगा, सिर्फ सरकारें ही नहीं होंगी। जैसा मैंने बताया कि वहां पर राष्ट्राध्यक्ष शब्द नहीं लिखा गया सदस्यों में, जिनकी आवश्यकता है, जो महत्वपूर्ण संस्था है उनके अध्यक्ष भी, मतलब महत्वपूर्ण जो है व्यक्तित्वों को भी शामिल किया गया, और सिर्फ सरकारी ही नहीं, निजी क्षेत्र के भी विशेषज्ञों को शामिल किया गया जो भी इससे संबंधित है। तो कुल मिलाकर क्या है, दक्षता अधिक होगी, विशेषज्ञता अधिक होगी और समयबद्ध तरीके से फैसले लिए जा सकेंगे। तो इस मामले में हम लोग देख सकते हैं कि पॉजिटिव है। विपक्ष में क्या है? विपक्ष में यही है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो व्यवस्था बनी थी, बहुपक्षवाद की भूमिका जो बनी थी, उसे कम करेगा, उस और एक नए आदर्श को जन्म देगा। और आगे आने वाले भी इस प्रकार की प्रक्रिया में कुछ एक महत्वपूर्ण राष्ट्र मिलकर इस प्रकार की फैसला लेने की जो ना परिपाटी बनेगी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाद एक तरह से उसके लिए सही नहीं है। और जाहिर सी बात, इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा और नियंत्रण एवं संतुलन का अभाव होगा, क्योंकि ये अमेरिका के नेतृत्व वाला है, ये उसका संप्रभुता संबंधित चिंताएं। तो जाहिर सी बात है कि ये स्थानीय लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं या जो मूल्य हैं उसको कम करके इसका आकलन होगा और उस पर कहीं ना कहीं ये हावी होगा और उसकी भूमिका कम होगी उसके नीचे इस संस्थाओं के अंतर्गत, जो कि वहाँ की संप्रभुता के ऊपर होगी। तो ये संप्रभुता संबंधी चिंताएं भी उत्पन्न करेगा। और अपवर्जनात्मक प्रकृति क्या होगी? सीमित और सशुल्क सदस्यता, यही चैलेंज है। मतलब आपकी बात सही भी हो, लेकिन अगर आप नहीं दे सकते हो शुल्क, तो आप बाहर रहेंगे इस प्रक्रिया से। तो ये अपने आप में छोटे राष्ट्र, जो गरीब राष्ट्र हैं, जो उसके बाद क्या जो विकासशील राष्ट्र हैं, जिनके पास चैलेंजेस है, इतना बड़ा फंड नहीं है देने के लिए, वो अपने आप बाहर हो जाएंगे। तो हाशिए पे, तो मतलब कुल मिलाकर इसमें क्या है, एक तरह से संभावना जताई जा रही है कि ग्लोबल साउथ के राष्ट्रों को दूर रखने का प्रयास किया जा रहा है। तो अंततः वही मुद्दा आ गया जो कमियां थी संयुक्त राष्ट्र में, कि जो अमेरिकी नेतृत्व वाले जो राष्ट्र हैं, कुछ विकसित राष्ट्र और कुछ यूरोपीय विकसित राष्ट्र मिलकर ही वो चला रहे हैं व्यवस्था, जिसके कारण जिसमें जो है ना, जिसमें सुधार किया जाना चाहिए, जो हमें हमेशा से बोला जाता है, जिसमें कि ग्लोबल साउथ के राष्ट्रों को लाया जाना चाहिए, तभी जाके संयुक्त राष्ट्र का एक जो उपयुक्त स्वरूप निकलकर सामने आ सकता है। वही कमियां यहाँ पे आ गई, यहाँ पे कि ग्लोबल साउथ के राष्ट्र अपने आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आर्थिक स्थिति पे जो है ना फ्रंट पे वहां पे चुनौतियां हैं। चलिए अंत में जैव विविधता से संबंधित, डॉल्फिन संरक्षण से संबंधित एक महत्वपूर्ण न्यूज है। क्या है कि डॉल्फिन परियोजना के तहत नदिये और मोहाना डॉल्फिन का दूसरा रेंज व्यापी अनुमान, तो मतलब संख्या से संबंधित है, संख्या से संबंधित है, दोनों प्रकार के नदिये और मुहाना डॉल्फिन, जो तटीय क्षेत्रों में डॉल्फिन पाए जाते हैं। तो सामान्यतः हमने देखा है कि जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, जैसे गंगा नदी तंत्र, वहां पे डॉल्फिन पाई जाती हैं। गंगा नदी तंत्र बोल रहा हूं मैं, कि गंगा नदी और गंगा नदी की सहायक नदियों में ये पाई जाती है। इसी प्रकार से साउथ ईस्ट एशिया में, जैसे सिंधु नदी, मतलब साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सिंधु नदी, इरावदी नदी, इन सब नदियों में जो है ना डॉल्फिन पर्याप्त मिलते हैं, पाए जाते हैं।
डॉल्फिन हमारा एक महत्वपूर्ण जलीय जीव है और जिसकी उपस्थिति और जिसके संरक्षण जो है ना, हमारे पूरे के पूरे नदीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक इंडिकेटर का काम करता है कि वो किस स्थिति में है। तो इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण है ये न्यूज आर्टिकल जैव विविधता के संरक्षण के दृष्टिकोण से। इसलिए जीएस पेपर 2 और 3 मैंने इसलिए लिखा है कि पर्यावरण गवर्नेंस का महत्वपूर्ण ये विषय है से जुड़ा हुआ, और जैव विविधता संरक्षण तो है ही, इसलिए पेपर 3। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डॉल्फिन परियोजना, हाँ उसके बारे में। अभी खबर क्या आई? खबर यही आया कि जो नदीय और मुहाना डॉल्फिन है उसका दूसरा रेंज व्यापी अनुमान शुरू किया गया। इससे पहले जो सर्वेक्षण किया गया था वो 2021 और 23 में किया गया था। और क्या उसमें अनुमानित कितने डॉल्फिन थी? नदीय डॉल्फिन 6000 से अधिक है, 6327 नदीय डॉल्फिन दर्ज की गई थी। आप 6327 एग्जैक्टली ना भी याद हो तो 6000 से अधिक याद रख सकते हैं, कहीं मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसका वर्तमान संरक्षण गंगा और सिंधु नदी डॉल्फिन यहां ध्यान में रखेंगे, भारत की नदियां के अलावा सुंदरबन में उड़ीसा में पाई जाने वाली इरावदी डॉल्फिन को भी शामिल किया गया है। इरावदी नदी कहां है? ये आपके होमवर्क में है, अभी उसे चर्चा आ ही जाएगा। डॉल्फिन परियोजना के बारे में कब स्टार्ट की गई थी? 15 अगस्त 2020 में। केंद्र प्रायोजित योजना है पूरी तरह से। वन्य जीव पर्यावासों का विकास के तहत एक योजना है। उद्देश्य पर्यावास संरक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान और सामुदायिक जागरूकता के माध्यम से समुद्र में नदीय डॉल्फिन के साथ साथ संबंधित सीटासीन डॉल्फिन व्हेल का भी संरक्षण करना है। तो कुल मिलाकर क्या 20 में प्रारंभ की गई वन्य जीव पर्यावासों का विकास के तहत एक योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे ध्यान में रखेंगे महत्वपूर्ण तरीके से, ठीक है। नदीय डॉल्फिन के बारे में समझ लेते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है? तो बेसिकली क्या कार्यात्मक रूप से दृष्टिहीन होता है, और क्या आवागमन बस शिकार के लिए क्या करता है? इको लोकेशन पर निर्भर करता है। इको लोकेशन, इको मतलब वेव जैसी चीजें, इको करके मतलब सामने वाले ऑब्जेक्ट से टकरा के चीजें आती हैं, जिससे कि वो सामने वाले ऑब्जेक्ट का, चाहे कोई जीव ही क्यों ना हो, उसका लोकेशन ये पता करता है। तो ये इस जीव की काफी जो है ना इस प्रकार से वैज्ञानिक रूप से काफी यूनिक गुण है ये। तो ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। उसके बाद इसके थूथन मतलब मुंह जो है, लंबा व पतला, पेट गोल, शरीर गठीला, ये सब चीजें याद रहें तो अच्छी बात है। उससे पिक्चर देख के भी आपको ध्यान में रहेगा। एक शीर्ष शिकारी के रूप में ये ध्यान में रखेंगे। वे नदियों के स्वास्थ्य व यही प्रमुख संकेतक प्रजाति। संकेतक प्रजाति इसका नाम आप याद रखो अंग्रेजी में ही, इंडिकेटर स्पीसीज। इंडिकेटर स्पीसीज, ठीक है। इसको हिंदी करने की जरूरत नहीं है, इंडिकेटर स्पीसीज। अन्य इंडिकेटर स्पीसीज कौन है? एक तो डॉल्फिन हो गया, नदीय डॉल्फिन, जैसे टाइगर भी इंडिकेटर स्पीसीज है। अगर वो खत्म हो रहे हैं तो पता चल रहा है कि पूरे के पूरे इकोसिस्टम पे कहीं ना कहीं खतरा है, क्योंकि पूरे के पूरे इकोसिस्टम एक महत्वपूर्ण स्थान पे है, महत्वपूर्ण संपोषी स्तर पे, मतलब ट्रॉफिक लेवल पे है वो, और उसकी संख्या अगर घट रही है या बढ़ रही है तो उस इकोसिस्टम में होने वाले बदलाव जो है ना दिख रहे हैं। तो इसलिए इसी प्रकार की जो प्रजातियां हैं उनको इंडिकेटर स्पीसीज बोला जाता है, जो कि पूरा का पूरा जो है इकोसिस्टम के बैलेंस को, संतुलन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब फॉर एग्जांपल समझ सकते हो कि जैसे बाघ अगर खत्म हो गए तो बाघ जिसको खाते हैं उनकी संख्या अपने आप जनसंख्या बढ़ जाएगी। और वो किसे खाते हैं? जो कि शाकभक्षी हैं, मतलब जो बकरी, बकरे, जो भी शाकाहारी जीव है, अगर उनकी संख्या बढ़ गई तो उसका बर्डन किस पे आएगा? जितने भी जो प्राथमिक उत्पादक हैं, मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर, मतलब क्या ग्रीन प्लांट हैं, उस पे तो उनकी संख्या असर पड़ेगा। और जिस कारण से जो अन्य जीव, जो छोटे जीव उस ग्रीन प्लांट पे निर्भर है, उनकी संख्या जो कहीं ना कहीं उसे कंपटीशन झेलना होगा, क्योंकि इनकी संख्या बहुत बढ़ गई शाकभक्षियों की, क्योंकि से बाघ नहीं है इकोसिस्टम में। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है ना इम्बैलेंस हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ भी है। तो इस प्रकार के जीवों को इंडिकेटर स्पीसीज बोला जाता है, ठीक है।
नदी डॉल्फिन के प्रकार, तो इसमें कुछ नाम है, बेसिकली इसमें कुछ नहीं करना है कि कहाँ पाए जाते हैं, किस रीजन में, और आईयूसीएन वगैरह में क्या इसकी स्थिति है संरक्षण की, तो हम लोग देख लेंगे, मतलब खतरा किस प्रकार का है, कैटेगरी कौन सी है। तो सबसे पहले गंगा नदी डॉल्फिन ये देख लिया हमने। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, जो गंगा नदी तंत्र है, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, यही रीजन है ये, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना का जो पूरा का बेल्ट है, कर्णफुली, सांगू नदी प्रणालियों में पाया जाएगा। और इसको सुसु या सॉस भी बोला जाता है, बिहार वगैरह में जो इस रीजन में बोला जाता है। और उसके बाद आईयूसीएन में क्या है, इंडेंजर्ड है। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में क्या है, अनुसूची 1 में, मतलब सबसे सर्वोच्च जो है संरक्षण प्राप्त जीव है। तो इंडेंजर्ड हो गया, यहां भी हो गया, और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भी ध्यान में रख लीजिए, अनुसूची 1 जो सर्वोच्च संरक्षण होती है। ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है, तो ये ध्यान में रख। हाँ, सबसे पहले ये देख लेते हैं। उसके बाद क्या, सिंधु नदी डॉल्फिन, ये क्या है, ये सिंधु बेसिन, भारत में ब्यास नदी, पश्चिमी इलाका आ गया ये, और इसमें स्थानीय रूप से भूलन कहा जाता है। तो ये सब वर्ड याद में रख लेंगे। ये पंजाब का राज्य जलीय जीव है, ये भी है, तो देश का तो जलीय जीव है ही, उसका पंजाब राज्य का, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि डॉल्फिन किस राज्य का जलीय जीव है। हाँ, संरक्षण स्थिति आईयूसीएन, इंडेंजर्ड, और यहाँ पे ये देख लेंगे, ठीक। अनुसूची 1 में इरावदी डॉल्फिन और केला स्थित, ये पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में समुद्री, लवणीय और ताजे जल के, ये ध्यान में रखेंगे, समुद्री और लवणीय मतलब तटीय वाले जो यहाँ इसमें आ जाएंगे। और क्या, ये धीमी गति से तैरती हैं और मुख से पानी फेंकती हैं और अनूठा व्यवहार प्रदर्शित करती है। तो ये सब स्टेटमेंट में पूछ देती है यूपीएससी कभी कभी। आईयूसीएन का इंडेंजर्ड। अब हम लोग सबसे पहले हाँ देखेंगे जो महत्वपूर्ण पहल है। महत्वपूर्ण पहल क्या है कि यही विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है। गंगा नदी किनारे जो भागलपुर शहर है वहाँ पे विक्रमशिला ये है, उसके लिए जाना जाता है। तो वहाँ पे ये डॉल्फिन अभ्यारण्य है, उसकी स्थापना की गई है। चंबल नदी संरक्षण क्षेत्र को डॉल्फिन संरक्षण क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है, क्योंकि गंगा के साथ साथ चंबल नदी में भी महत्वपूर्ण संख्या में पाए जाते हैं। अन्य क्या है, डॉल्फिन परियोजना संचालन समिति का पुनर्गठन किया गया है। डॉल्फिन और व्हेलिंग कमिश्नरों की नियुक्ति की गई। गंगा नदी डॉल्फिन को सैटेलाइट टैगिंग भी की जा रही है। तो कुल मिलाकर क्या है कि नदीय इकोसिस्टम के लिए, विशेष करके नदीय इकोसिस्टम के लिए इंडिकेटर स्पीसीज के रूप में इनका संरक्षण महत्वपूर्ण है देश के लिए। तो इस तरह से हम लोग इस न्यूज आर्टिकल को समझ सकते हैं। हाँ, तो अब हम लोग यहाँ से संक्षिप्त सुर्खियों में जो महत्वपूर्ण शॉर्ट न्यूज हैं उसको कवर करेंगे। जो सबसे पहला शॉर्ट न्यूज है हमारा, एक महत्वपूर्ण संस्था, केंद्रीय संस्था केंद्रीय सूचना आयोग, जो कि किससे, आरटीआई से जुड़ा हुआ है और आरटीआई से जुड़े मुद्दों के निराकरण के लिए, समाधान पेश करने के लिए। तो यही है, उसके बारे में बेसिकली इसका एक निर्णय है, इसलिए चर्चा में क्या निर्णय आया है कि इसका निर्णय ये आया है, सीआईसी इसे बोला जाता है, कि इसकी वकीलों के द्वारा आरटीआई का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। कब, कि किस मामलों में नहीं किया जा सकता है, जब वो अपने क्लाइंट से संबंधित जो फाइल है उसे निकलवाने के लिए। तो ये सामान्य जो व्यवहार देखा जा रहा है उसके लिए, कि मुवक्किलों के लिए मामले से संबंधित विवरण प्राप्त करने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो समझ सकते हैं सीआईसी का काम क्या है कि सूचना का अधिकार से संबंधित जो पहलू हैं उस पर विचार करने के लिए या उससे संबंधित जो विवाद है उसके निपटान के लिए। इसके बारे में समझ लेते हैं कि इसकी स्थापना जाहिर सी बात है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम आया 2005 उसके द्वारा के अंतर्गत गठित किया गया एक सांविधिक संस्था है, निकाय है, और नागरिकों के लिए अधिक सूचना प्राप्ति इसका ही मुख्य उद्देश्य है। कार्य क्या है, आरटीआई अधिनियम से संबंधित किसी भी नागरिक की शिकायत, अगर आरटीआई के संदर्भ में जो शिकायत है मतलब उसको प्राप्त करने के संदर्भ में उसे प्राप्त करना, उनकी जांच करना। उसका सदस्य क्या है, एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और 10 से अधिक जो सदस्य जो है अधिकतम सदस्य नहीं होंगे। नियुक्ति क्या, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त होते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और उसके बाद इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन राष्ट्रपति किसकी सलाह पे, एक समिति की सलाह पे, समिति की संस्तुतियों के सलाह पे। और समिति के सदस्य कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री के द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। चलिए, अभी हाल फिलहाल की जो महत्वपूर्ण घटना हुई परिवहन के क्षेत्र में, जो बहुत बड़ी खबर बनी कि इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानें रद्द हो गई और पूरे देश भर में जो
जो एयरपोर्ट का दृश्य था वो काफी जो है चौंकाने वाला था कि बहुत सारी उड़ानें रद्द हुई और बहुत सारे लोग जो है इसके कारण से जो है ना क्या परेशान हुए। तो इसका क्या कारण हुआ, इस पे एक जो हाई लेवल कमेटी गठित की गई डीजीसीए के द्वारा। डीजीसीए जो है नागरिक विमानन में कि जो महानिदेशालय है, ये संस्था जो इस क्षेत्र से संबंधित विमानन से संबंधित जो नियम कानून उसके क्रियान्वयन को लेकर जो देख रेख करने वाली जो संस्था है बेसिकली वही है। उसके द्वारा एक गठित एक समिति का गठन किया गया जिसने अभी रिपोर्ट जारी किया है और उस रिपोर्ट में क्या सामने आया है उसी के बारे में बात करती है। रिपोर्ट में यही सामने आया है कि जो इंडिगो है, जो एयरलाइंस है, वो यात्रियों की सुरक्षा और विमान सेवाओं के जो सुचारू संचालन की बजाय व्यावसायिक मुनाफा को प्राथमिकता देगी। एक दूसरा, विमानों और क्रू चालक की योजना बनाते समय आपातकालीन स्थितियों के लिए पर्याप्त बफर या अतिरिक्त बैकअप नहीं रखा गया, जिससे कि इस प्रकार के सिचुएशन में जब जो इनकी कमी हो किसी भी कारण से जो विमान चालक हैं जो और जो क्रू मेंबर हैं उनकी जो उड़ानों को जो है ना समुचित तरीके से आसान तरीके से उड़ाया जा सके, चलाया जा सके। संशोधित उड़ान ड्यूटी समय सीमा के नियमों का पालन नहीं किया गया। ये संशोधन अभी हाल फिलहाल में 2025 के शुरुआती महीनों में ही ये सरकार के द्वारा किया गया था, जिसकी और जिन नियमों का पालन नहीं किया गया। उड़ान से संबंधित जो कोई भी पायलट है वो कितने घंटे उड़ाएगा, किस प्रकार की स्थिति होगी, इस तरह की चीजें जो है इसमें इस नियम में लाए गए थे, जिसका पालन नहीं किया जा सक रहा है। और संकट के समय प्रभावी तरीकों से प्रबंधन और आंतरिक सूचना तंत्र की कमी पाई गई और उपयुक्त वजहों से इंडिगो पर वित्तीय जुर्माना भी लगाया गया है। अब डीजीसीए के बारे में अधिकतर चीजें हमने देखी ली। नई दिल्ली में मुख्यालय है, नागर विमानन क्षेत्र की विनियामक संस्था है जो मुख्य रूप से यात्री सुरक्षा से जुड़े मुद्दों से संबंधित है। और क्या कोई नई एयरलाइंस अगर अप्लाई करती है तो वो भी वहीं पे अप्लाई करती है। दूसरे प्रकार की संस्था है, जिम्मेदारी वही है भारत से बाहर जाने वाली या भारत आने वाली भारत में संचालित वायु परिवहन की सेवाओं और विनियमन तथा नागरिक विमानन नियमों, वायु सुरक्षा, विमान उपयुक्तता से संबंधित मानकों को लागू करना और केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट संस्था है देश की। चलिए, यूरोपीय संघ का बाजुका या एंटी कोएर्सन इंस्ट्रूमेंट, तो बेसिकली क्या है, जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसी के संदर्भ में आप देखेंगे कि यूरोपीय यूनियन का उससे बचने के लिए या उसके प्रति उत्तर के लिए एक जो है पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है, टूल है यूरोपियन यूनियन कंट्री के पास कि ये बाजुका जो है या एंटी कोएर्सन इंस्ट्रूमेंट जो है, जिसका प्रयोग तब किया जाता है जब यूरोपियन यूनियन के किसी राष्ट्र या पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन को किसी प्रकार के टैरिफ लाकर उसके नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है, जो कि अभी हो रहा है। तो संदर्भ यही है, समझ सकते हैं राष्ट्रपति फ्रांस के राष्ट्रपति ने ग्रीनलैंड को लेकर जारी गतिरोध जो हुआ अभी और उसमें यूरोपीय देशों पर जो लगाया गया जो अमेरिकी टैरिफ का जो प्रत्युत्तर देने की बात यहाँ पे की गई है, उसके संदर्भ में ये आया है कि बाजुका का उपयोग किया जाएगा। तो बाजुका यही है कि इस प्रकार की मतलब ये डिटेरेंट पॉलिसी है कि निवारण के लिए कि इस प्रकार की सिचुएशन जब हो जाए तो हम प्रत्युत्तर में इसका इसे अप्लाई करेंगे। और जिसमें शामिल उपाय क्या है, वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात पर प्रतिबंध होगा, बौद्धिक संपदा अधिकारों से जुड़ी कार्रवाई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमित करना और ईयू के बाजार तक पहुंच को प्रतिबंध। तो मतलब क्या, टैरिफ वॉर का ये यूरोपियन यूनियन संस्करण है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, वर्ड इंपॉर्टेंट था, यूनिक भी था, तो हम लोग इसे ध्यान में रखेंगे। उसके बाद ओपन सी समुद्री मत्स्यिकी परियोजना, ओपन सी तो जाहिर सी बात है खुले समुद्र के लिए, मतलब गहरे समुद्र में जो मत्स्यिकी है, मतलब फिशिंग जो है, हम लोग तीन तरीके से हम लोग देख सकते हैं। एक पहला जो नदी जो इनलैंड फिशरीज जिसको बोला जाता है, अंतर्देशीय मत्स्यिकी। एक दूसरा तटीय जो तट पे किया, मतलब तट से थोड़ी दूर तक, मतलब ज्यादा गहराई में नहीं, एक वो इंपॉर्टेंट। और तीसरा फिर क्या है, हमने सुना होगा मछुआरे जो ज्यादा रिस्क लेते हैं, जिनके पास बड़ी शिप है और काफी इंपॉर्टेंट जो अच्छे जो है इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो गहरे समुद्र में जाते हैं जहां अधिक मछलियां, मतलब वहां भी विभिन्न प्रकार की मछलियां मिलती हैं जो काफी डिमांड है। तो ये बात किसके लिए की जा रही है, पहले के लिए नहीं, काट दिया गया, अंतर्देशीय के लिए नहीं, दूसरे के लिए भी नहीं, और ये तीसरे के लिए की जा रही है जिसमें कि काफी संभावनाएं हैं। और ये किससे जुड़ा हुआ है, ये तीसरा ओपन सी समुद्री मत्स्यिकी, ये जुड़ा हुआ है देश की ब्लू इकोनॉमी
को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से। क्यों? क्योंकि सागर में छिपे हुए जो महत्वपूर्ण संसाधन है उसका अगर दोहन करना है तो उसमें एक जो है महत्वपूर्ण जो क्षेत्रक है वो ये भी एक ओपन सी फिशिंग। तो उसी के संदर्भ में ये न्यूज है। ये न्यूज यही आई है कि अंडमान सागर में अंडमान सागर में जो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य जो मंत्रालय देखता है उसके राज्य मंत्री ने क्या बताया है कि अंडमान सागर से भारत की पहली ओपन सी समुद्री मत्स्य की परियोजना का शुभारंभ किया गया, जो कि इसी पे फोकस्ड है और बेसिकली यही करेगा। कार्यान्वयन क्या है ये मंत्रालय हम लोग ध्यान में रखेंगे और उसकी तकनीकी संस्था कौन है? राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्था NIOT हमने देखा है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रशासन भी इसमें सहयोग करेगा। तो ये सब मिलके तो ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से। और क्या संसाधन भूगोल के दृष्टिकोण से भी, और क्या है उद्देश्य तो हम लोगों ने देख ही लिया। बेसिकली क्या है प्राकृतिक समुद्री परिस्थिति में समुद्री फिनफिश और समुद्री सीवीड जिसको बोला जाता है खुले समुद्र में खेती पर ध्यान देना और आजीविका सृजित करना, जिसकी पर्याप्त संभावना है। और इससे भी भारत जो है ना सी फूड में काफी आगे है, तो इस दृष्टि से हम लोग देख सकते हैं। और आजीविका आधारित प्रमुख पहलों की शुरुआत क्या है? समुद्री वनस्पति घटक जिसमें सीवीड की खेती की जाएगी और समुद्री जीव घटक जिसमें केज आधारित खेती के लिए फिनफिश के बीज उपलब्ध कराना। और उसके महत्व क्या है? नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए क्रस्टेशियंस ये भी कहीं ना कहीं जो सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र से ही संबंधित है। ये क्या अभी लक्षद्वीप के, अभी हम लोग अंडमान सी की बात करते हैं, ये लक्षद्वीप में कावरती जो लैगून है क्षेत्र है उसमें एक जो है प्रजाति की खोज की गई, क्रस्टेशियन प्रजाति की खोज की गई है। और क्रस्टेशियन प्रजाति बेसिकली कौन होते हैं? कौन कौन? लॉबस्टर, केकड़े, क्रेफिश, झींगा, कोपीट, बर्नोकल, ये सब जो होते हैं। मतलब ये छोटे सूक्ष्म जो प्लवक जो तैरते रहते हैं छोटे जीव जो है। और बेसिकली बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में बोला जाए मतलब जीव विज्ञान की तरह से बोला जाए तो अकशेरुकी जीव होते हैं जो तैरने का काम करते हैं छोटे। लेकिन क्या है ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्यों? क्योंकि ये बहुतों के लिए, बहुत सारे जीव के लिए क्या है? भोजन है, पोषण का आहार है ये सब। ठीक है, और ये भी पोषण तंत्र का मतलब इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसलिए ये जीव समूह की बात महत्वपूर्ण है। तो इसमें एक नया की खोज की गई है जिसका आकार वही 1 मिलीमीटर से भी छोटे सूक्ष्म प्लवक से लेकर बहुत विशाल केकड़ों तक हो सकता है। छोटे क्रस्टेशियन अनेक समुद्री खाद्य श्रृंखलाओं का आधार होते हैं, यही हमने देखा है। इसे मछलियां खाती है बेसिकली। हाँ, और विशेषताएं 2 आंख, 2 युग्म एंटीना, कठोर बाह्य कंकाल, ये जो है इसका है, ये याद रहे ना रहे लेकिन ये चीज याद रख लेंगे। अभी ये लक्षद्वीप में पाया गया है, लक्षद्वीप में। ठीक है, इंडिया फोंटे बिजोई इसका नाम है। तो पूछा भी जा सकता है कि अभी हाल फिलहाल में चर्चा में था इंडिया फोंटे बिजोई क्या है, तो डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। चलिए, सोशल कॉमर्स मतलब सोशल मीडिया के द्वारा किया जाने वाला ई कॉमर्स, मतलब जो हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज कर के अपने सामान बेचने के लिए डिफरेंट जो है ई कॉमर्स कंपनियां कर रही हैं और व्यक्तिगत स्तर पे भी चीजें प्रारंभ हो जाएं जिसमें पर्याप्त संभावनाएं हैं, जो कि देश में भारत के साथ साथ अन्य राष्ट्र का काफी फायदा ले रहे हैं। हम लोग जिसको बोल सकते हैं इन्फ्लुएंसर कॉमर्स जो है, इन्फ्लुएंसर के द्वारा, कंटेंट क्रिएटर के द्वारा सामान बेचने की प्रक्रिया में काफी संभावनाएं। लेकिन क्या है कि अभी इस पर्याप्त संभावना होने के बावजूद भी हम चीन और इंडोनेशिया से काफी पीछे हैं, यही बात है। तो इसलिए चर्चा में है। तो इसमें हम लोग को समझना जरूरी है कि क्यों पीछे हैं। पीछे ये कि हमारी सामाजिक अवसंरचना भी है जिसमें भाषा बहुत बड़ा रोल निभाता है, और क्या है कि स्थानीय भाषाओं का कस्टमाइजेशन जो है ना इसमें नहीं है, जिस कारण से कनेक्ट नहीं हो पाता एक बड़े मास तक। और क्या लॉजिस्टिक और बड़े पैमाने पे इसकी सुविधा है। हमने देखा है कि अमेजॉन और इस तरह की जो कंपनियां हैं इन्होंने इसी पे काम करके अपना प्रसार किया है, जिसमें कि अभी भी वो भारत के बड़े मार्केट को तक नहीं पहुंच पाए लॉजिस्टिक और बड़े पैमाने पे। भारत की में नकद भुगतान की प्राथमिकता, वही कैश ऑन डिलीवरी और कंटेंट क्रिएटर्स द्वारा दुष्प्रचार था, इस क्षेत्र में स्पष्ट नियमों का अभाव। तो ये सब चीजें जो है ना कहीं से बढ़ने से रोक रही हैं, जिसमें पर्याप्त संभावनाएं हैं। चलिए, एक और चीजें आ गई, होप आइलैंड और कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब स्पेस से संबंधित और जो पर्यावरण से संबंधित भी है। क्यों? क्योंकि स्पेस सिटी परियोजना है आंध्र प्रदेश सरकार की, सबसे पहले तो ये याद रख लेंगे। और इसके कारण अंतर्गत क्या है कि स्पेस सिटी बनाया जाना है, कहाँ? होप आइलैंड पे, जो कि उपग्रह प्रक्षेपण के लिए होगा। और ये बेसिकली है कहाँ? ये है तटीय क्षेत्र में जो एक आइलैंड निर्मित हुआ है। किससे हम लोग ने भूगोल में पढ़ा है कि गोदावरी नदी डेल्टा में ये क्या हुआ है कि यहाँ पे जो रेत की
पतली जो पट्टी बन गई है ये तट के पास ऐसे ये ऐसे दूर में, उसमें सैंड स्पीट बोला जाता है, उस इस आइलैंड का उससे निर्माण हुआ है और वहीं पे होप आइलैंड पे ये स्पेस सिटी जो है प्रस्तावित है। ठीक है, और क्या होगा, और ये बेसिकली इसके काफी फायदे हैं इस प्रकार की अवसंरचना के। मतलब क्या, ये जो तट है और यहाँ पे इस प्रकार की ये हो गया, तो ये जो सागरीय जो तरंग है उसके लिए अवरोध का काम करेगी ना, करेगी। और ये क्षेत्र क्या है, ये क्षेत्र क्या है, मैंग्रोव वन से जो यहाँ पे उपस्थिति है, जिससे क्या होगा कि अगर ऐसा कुछ जो रेत की पतली पट्टी आ जाएगी तो मैंग्रोव को प्रभावित नहीं कर पाएगी। हमने सुना है कि सुनामी जब आया तो जो मैंग्रोव थे जो वेस्ट बंगाल के तट पे और जो उड़ीसा आदि के तट पे जहाँ पे इसका प्रभाव देखा गया इस प्रकार की तरंगों का, सुनामी तरंगों का, वहाँ पे मैंग्रोव काफी बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त हो गए थे। तो यहाँ पे ये बचाएगा। तो इसलिए बोला गया है कि ये जल अवरोधक के रूप में कार्य करता है, जो समुद्र की लहरों को शांत रखता है। इसी कारण काकीनाडा बंदरगाह भारत के सबसे सुरक्षित प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक है। तो ये सब देख सकते हैं। वहीं पे क्या हमने बताया है कि काफी इंपॉर्टेंट है और मैंग्रोव वन है, ये कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य है बेसिकली, ये जो गोदावरी नदी डेल्टा क्षेत्र है, और ये क्या है, आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित है। और काफी पुराना है, आप मैंग्रोव वन यहाँ पे पाए जाते हैं इसलिए के लिए। बगुरुम्बा नृत्य, ठीक है, आसाम से संबंधित है। हाँ, ऐसा नहीं समझेंगे अफ्रीका से संबंधित, शब्द वैसा कुछ लग रहा है, लेकिन बगुरुम्बा क्या है, आसाम से संबंधित है। और प्रधानमंत्री की यात्रा हुई, आसाम के बोडो समुदाय की समृद्ध विरासत का उत्सव मनाने वाले कौन सा ये है, बगुरुम्बा दोहू कार्यक्रम में भाग लिया गया, उसी के बारे में बात की गई। बेसिकली क्या है, प्रकृति से संबंधित जो संबंध है उसी के आधार पे ये नृत्य है, और एक पारंपरिक लोक नृत्य है। नृत्य प्रकृति के प्रेरित खिलते हुए फूलों का प्रतीक है, ये मानव जीवन और प्राकृतिक जगत के बीच प्रेम को दर्शाता है, कनेक्शन को दर्शाता है। बोडो महिलाओं द्वारा किया जाता है, पुरुष पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाकर संगीतकार के रूप में उनका साथ देते हैं, और आमतौर पर समूहों में ये सब चीजें कल्चर से पूछी जाती है कि समूह का है या व्यक्तिगत डांस है, ये नृत्य है। नृत्य के बारे में ऐसे ही पूछा जाता है, महिलाएं करती हैं, पुरुष करती हैं, या दोनों का समूहन होता है। तो इस तरह से चीजें जो छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे हम लोग किसी भी इंपॉर्टेंट जो नृत्य कला है उससे संबंधित हम लोग देख सकते हैं। इसका कब मनाया जाता है, नृत्य शांति, उर्वरता, खुशी और सामूहिक एकता का प्रतिनिधित्व करती है। नृत्य विशेष रूप से बोडो नव वर्ष बैसागु, तो ये नया टर्मिनोलॉजी आ गया, ये सब पूछा जा सकता है। उसे बैसागु या दोमासी जैसे त्योहारों के दौरान आयोजित किया जाता है। आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। अंत में सुर्खियों में रहा स्थान चिली। चिली दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वतमाला में अवस्थित एक महत्वपूर्ण राष्ट्र, जो कि संसाधन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, और जो उसकी जो भौगोलिक बनावट है ये अपने आप में जो है ना एक पतली सी पट्टी के रूप में, जो मध्य दक्षिण अमेरिका है वहाँ से लेकर, और जो इसके पड़ोसी राष्ट्र हैं पेरू, बोलीविया, पराग्वे, अर्जेंटीना, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। और संसाधन के दृष्टिकोण से जहाँ मैंने बताया, तो ये क्या है, ये लिथियम ट्रायंगल, इस तरह से लिथियम जो महत्वपूर्ण जो संसाधन है उसके लिए काफ़ी आजकल चर्चा में है। अभी चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि बनाग्नि वाइल्ड फायर की घटना यहाँ पे देखी गई, जिसमें 20,000 से अधिक लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। तो यही है, समुद्री सीमा में हम लोग देख लेंगे, पश्चिम प्रशांत महासागर, पेरू और बोलीविया, ये सब जो राष्ट्र की सीमा है। तो बेसिक बातें हमने देख लिया, उसका कुछ चीज़ें भौगोलिक विशेषताएं देख लेते हैं। स्थलाकृतियाँ, ठीक है, स्थलाकृतियाँ क्या, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला यहाँ पे मध्य उपजाऊ में सेंट्रल वैली है। मरुस्थल कौन, अटाकामा मरुस्थल। सबसे लंबी नदी लोआ नदी जो एंडीज से निकलती है। उसके बाद लिथियम ट्रायंगल हमने देखा, लिथियम ट्रायंगल चिली के साथ साथ अर्जेंटीना और बोलीविया में भी है। और सबसे ऊंची चोटी ओजास डेल सलाडो, ठीक है, इस तरह से, तो मतलब ज्वालामुखी पर्वत है ये, तो इंपॉर्टेंट है, काफी हमने मैपिंग किया है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आज के हम लोग न्यूज़ टुडे के इस अंक को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और आशा है कि आपने जो सीखा है उसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बार बार रिवीजन करते रहिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अधिक समय तक आप इसे याद रख पाएंगे, विशेष करके करेंट अफेयर से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो इसलिए आगे बढ़ते रहिए इस प्रकार से और देखते रहिए न्यूज़ टुडे को। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।